देखिए, इसके दो पक्ष हैं राजीव जी। पहला तो है कि देश की अभिभावक हैं, राष्ट्रपति गार्डियन हैं, देश की मुखिया हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं। अगर इस नाते में देश में कहीं भी किसी पर भी अत्याचार होता है और उस पर वे चिंता जाहिर करती हैं, उससे भयभीत हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वे महिला हैं, इसलिए महिलाओं पर अत्याचार से उनका द्रवित होना और भी ज्यादा स्वाभाविक है। एक पक्ष तो ये है, लेकिन दूसरा पक्ष इसका राजनीतिक। जितनी लंबी फहरिस्त आपने सुनाई, अभी गिनाई है, उनमें से एक भी अवसर पर राष्ट्रपति महोदया ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अगर उनका ये बयान सचमुच में मानवीय आधार पर था, करुणा से ओतप्रोत है, तो ये करुणा उनके मन में, उनके हृदय में तब क्यों नहीं जागी जब मणिपुर में महिलाओं की नग्न परेड कराई गई। बहुत सारी घटनाएं, वे राष्ट्रपति है तो उन्हें गुजरात में बिल्किस बानो के सजा याफ्ता बलात्कारियों के जेल से बाहर आने और स्वागत सत्कार पर भी आपत्ति होना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं, हम बहुत कहां तक गिनाएंगे। और ये तो संभव नहीं है कि देश की राष्ट्रपति को सचमुच में इस देश में हो रही दूसरे राज्यों की घटनाओं की जानकारी नहीं होगी। क्या उन्हें नहीं मालूम होगा कि उत्तराखंड में लंबे समय से अंकिता भंडारी के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम होगा कि हाथरस में एक बेटी को आधी रात को जला दिया गया? क्या उन्हें नहीं मालूम होगा कि राम रहीम और आसाराम जैसे बलात्कारी, सजा याफ्ता बलात्कारी गाहे बगाहे पैरोल पर या फरलो पर जेल से बाहर आकर बाकायदा सत्ताधारी पार्टी का प्रचार करते हैं? ये सब उन्हें मालूम होगा, लेकिन जिस पार्टी के साथ उनका अतीत संबद्ध रहा है, इसलिए उनसे ऐसे किसी अवसर पर किसी बयान की आशा हम नहीं करते। राजीव जी, इसमें और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश के निजाम ने, सरकार ने, इस पार्टी ने संवैधानिक पदों का जिस तरह से राजनीतिकरण किया है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष हों, उपराष्ट्रपति हों और अब राष्ट्रपति, वे सीधे सीधे एक पार्टी विशेष जो सत्ता में बैठी है उसके हित साधन के लिए बयानबाजी करते हैं। मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं राजीव। गुजरात के विधानसभा चुनाव में महामहिम राष्ट्रपति का दौरा हुआ था। एन चुनाव में उन्होंने वहां जाकर एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरा देश गुजरात का नमक खाता है। सीधी सी बात है, चलते हुए चुनाव में आप गुजरात के लोगों को इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं कि जैसे गुजरात का उपकार बाकी के पूरे देश पर है। अगर गुजरात से नमक नहीं मिलता तो पूरा देश नमक ही नहीं खा पाता, जबकि हमारे देश में बाकी जगह से भी नमक आता है। यह ज्यादा चिंताजनक बात है कि बंगाल के घटनाक्रम में बीजेपी राजनीति करे, हमें और आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, और हमें आपत्ति है भी। हर राजनीतिक दल का काम है, अगर वो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के लिए आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, धरना दे, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करे, घेराव करे, राजभवन के सामने जाकर बैठ जाए। लेकिन उसमें राष्ट्रपति स्वयं टूल बन जाए पार्टी विशेष के लिए, ये बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है, आपत्तिजनक तो है ही। हम और आप सब जानते हैं राजीव जी की भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पाती। नरेंद्र मोदी को यह बर्दाश्त नहीं होता कि वे हर स्तर पर उतरने के बावजूद पिछली 2 बार से ममता बनर्जी के हाथों शिकस्त खा रहे। उन्होंने बंगाल में जाकर यह तक कहा था, कलकत्ता में एक ब्रिज गिरा था, एक पुल गिरा था, तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर का संदेश है इस सरकार के खिलाफ। यानी बंगाल में एक पुल गिरना ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ परमपिता परमेश्वर संदेश दे रहा था, और मोदी जी उसको खुद जनता तक पहुंचा रहे थे। इसके बावजूद जनता ने नहीं सुना। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने दीदी ओ दीदी और किस तरह के भाषण दिए, वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं थे। इसके बावजूद ममता बनर्जी को वे बंगाल के मैदान में शिकस्त नहीं दे पा रहे। तो अब येन केन प्रकार किसी भी तरह से ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना है। राष्ट्रपति शासन के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं।
वरना इतनी बड़ी घटनाएं हम बिल्कुल बार बार कह रहे हैं, हम 20 दिनों से कह रहे हैं कि कलकत्ता में जो घटना हुई है वो अमानवीयता की पराकाष्ठा है। जो भी दोषी है उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह भी दिया है कि 10 दिन के अंदर फांसी का कानून लेकर आने वाले। अगर राज्य सरकार है एक एक अपराध में इसी तरह बर्खास्त की जाने लगे, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, तो इस देश का कोई राज्य किसी भी पार्टी की सरकार हो अपराध मुक्त नहीं है। एनसीआरबी का आंकड़ा ही अगर केंद्र सरकार देख लेगी तो उसे मालूम हो जाएगा कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जहां उनकी अपनी पार्टी की सरकार है। कल फैजाबाद में कहा, मैं शहर का नाम भूल रहा हूं, 2 लड़कियां आम के पेड़ पर लटकी मिली हैं। आज एक युवती ने डीजल डालकर आत्मदाह कर लिया है, वो मर गई है क्योंकि उसके साथ 2 दिन पहले सामूहिक बलात्कार हुआ था। क्या इस आधार पर राष्ट्रपति एक बयान, एक इंटरव्यू उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर उत्पीड़न के बारे में भी देंगी? हम सब जानते हैं ऐसा नहीं होगा। कुल मिलाकर दोनों पक्ष मैंने आपको विश्लेषण करने की कोशिश की। राष्ट्रपति जैसे पद का राजनीतिक इस्तेमाल घोर आपत्तिजनक है। जी राजीव जी। देखिए राजीव जी, अभी बाबू मुशाई ने, सुमंदा ने जो कुछ कहा उसमें लगभग सारी बातें आ गई है, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि अलग अलग राज्यों में कौन सा काम देशद्रोह है, कौन सा काम किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार की हिमायत में आप सोशल मीडिया पर लिखेंगे तो आप देशभक्त हैं, अगर सरकार की आलोचना करेंगे तो आपको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। एक चीज इसमें और जोड़ दी, न्यायपालिका की भूमिका पर भी साथ साथ विचार करना जरूरी है। जो न्यायपालिका बंगाल में बंद को संवैधानिक मानती है, वही न्यायपालिका महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बंद को असंवैधानिक करार दे देती है। वहां शिवसेना वगैरह को अपना बंद वापस लेना पड़ता है। ऐसा इससे पहले कब देखा गया इस देश में? बंद का कॉल करना एक लोकतांत्रिक तरीका है। हमारे देश में हम लोग तो कम से कम आधी सदी से हम सब देखते आए, बचपन से आज तक कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, कोई ऐसा ट्रेड यूनियन नहीं है जिसने बंद का आह्वान न किया हो, कोई ऐसा समुदाय नहीं है जिसने अपने हकों के लिए शहर बंद, बाजार बंद, भारत बंद, प्रदेश बंद के आह्वान न किए हो। लेकिन अब न्यायपालिका इस तरह से कर रही है कि महाराष्ट्र में बंद का आह्वान असंवैधानिक है, बंगाल में बंद का आह्वान संवैधानिक है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। जहां तक सवाल बंगाल के भविष्य का है, आने वाले दिनों में बीजेपी और मोदी शाह का लक्ष्य तो यही है कि वहां किसी भी तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ जनाक्रोश गरमाए रखा जाए और अंततः गृह मंत्रालय को राज्यपाल को रिपोर्ट दे दे, गृह मंत्रालय केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे दे और राष्ट्रपति को यह सिफारिश चली जाए कि वहां की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया जाता है और सीधा नियंत्रण केंद्र अपने हाथ में ले ले। हम सब जानते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन केंद्र के अधिकार में ही होता है। राज्यपाल जिस तरह से कठपुतली बने हुए हैं इस देश के, वे जिस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इस माहौल को उस चरम तक ले जाया जाए जहां राज्यपाल ये रिपोर्ट दे दें कि सरकार बर्खास्त की जाए। लेकिन जैसा कि सुनील जी ने कहा था, ये एक आत्मघाती कदम होगा। भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह इस बात को नहीं समझ पा रहे कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, बंगाल में तो घाटा होगा ही। बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन सिर्फ एक घटनाक्रम से, भले ही वो कितनी भी नृशंस घटना हो, जमीन उनकी दरक नहीं गई है, जमीन उनसे छिन नहीं गई है। आज भी जनाधार ममता बनर्जी का यथावत है। पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में वे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। बीजेपी चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही उसका। तो अगर बीजेपी को ऐसा लगता हो कि एक घटना के भरोसे, एक घटना के बहाने वहां की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करके वो बंगाल में कुछ हासिल कर लेगी, तो शायद वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसाए हुए है। इसका संदेश बाकी देश में भी गलत ही जाएगा। सिर्फ अंधभक्तों, बीजेपी के कट्टर समर्थकों को छोड़कर पूरा देश समझ रहा है
कि इस आंदोलन को हवा देने वाले लोग कौन हैं, उनकी असली मंशा क्या है, उनका अल्टीमेट गोल क्या है, क्या सचमुच में वे महिलाओं की सुरक्षा, उनकी अस्मिता के लिए ही चिंतित हैं, या ममता बनर्जी की सरकार को हटाना। अगर वे महिला अस्मिता के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए चिंतित होते तो देश में हर राज्य में हो रही घटनाओं को लेकर भी कम से कम सोशल मीडिया पर अपने अपने प्रोफाइल पर 2 लाइन तो लिखते। बंगाल की घटना के बाद हर दिन अलग अलग राज्यों में घटनाएं हो रही हैं राजीव जी, लेकिन इनमें से आपको किसी की भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक लाइन नहीं मिलती, क्योंकि उनकी चिंता का विषय महिलाओं का सम्मान है ही नहीं। उनकी चिंता का विषय यह है कि एक बड़ा राज्य बीजेपी के कब्जे में क्यों नहीं है, क्यों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसी नेता उन्हें बार बार चुनावों में पटकनी दे रहे। तो इसलिए मैं ऐसा मानकर चलता हूं, ये प्रयास अभी रुकने वाला नहीं है। एक कोशिश तो भरपूर कोशिश केंद्र सरकार मोदी शाह जरूर करेंगे कि किसी तरह ममता बनर्जी की सरकार को चलता कर दिया जाए। यद्यपि इसका आकलन कर रहे होंगे वे कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, फिर भी जैसा उनका अतीत है सरकारों को गिराने का, या तो दल बदल कराकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल, बड़ी लंबी फहरिस्त है इस काम की भी। चूंकि पश्चिम बंगाल में दल बदल कराकर वे सरकार नहीं गिरा सकते, ममता बनर्जी की पकड़ अपनी पार्टी और विधायकों पर इतनी मजबूत है और उतनी बड़ी संख्या में विधायक टूट नहीं सकते। इसलिए अब ये दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। ये हो सकता है राजीव जी, मैं अभी इसकी संभावना या आशंका देख रहा हूं। प्रशांत जी ने सरकारों को बर्खास्त करने की जो संवैधानिक प्रक्रिया बताई, उसमें एक चीज और जोड़ना है। एक तो ये होता है कि अगर किसी राज्य में सरकार संवैधानिक रूप से अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रही, या वहां पर और कोई ऐसा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। दूसरा प्रावधान कानून व्यवस्था के आधार पर, जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद केंद्र सरकार ने, पीवी नरसिंह राव की सरकार ने 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की थी। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान, शांता कुमार हिमाचल प्रदेश और सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश। इन चारों सरकारों को कानून व्यवस्था के नाम पर बर्खास्त किया गया था। संयोग यह है कि बाद में जब चुनाव हुए तो बीजेपी न उत्तर प्रदेश में जीती थी, न 92 में मध्य प्रदेश में जीती थी। तो कानून व्यवस्था के बहाने तो बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार की, एक केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट की जरूरत है, राज्यपाल की रिपोर्ट की जरूरत है, राष्ट्रपति को अनुशंसा सरकार करेगी, राष्ट्रपति बाध्य है उसे मानने के। तो अभी एक गुंजाइश बाकी। जी राजीव।